सच एट एनी टाइम के एक और एपिसोड के साथ आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज हमने जिस टॉपिक का मुंतखब किया है वो है वकालत। इस सिलसिले में हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो एक सीनियर वकील हैं। उन्होंने मुल्तान से LLB किया, उसमें टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। हम उनसे आज आपका तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत है उनका नाम है राव शहरयार। इस वक्त हाई कोर्ट के सीनियर वकील में उनका शुमार होता है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वासिम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर? ठीक है सर। ये बताएं कि वकालत का शौक़ कैसे आपको आया या किसको देख के मुतासर हुए आप? हसन साहब, मैं तो अपने वालिद साहब को देख के मुतासर हुआ। चूँकि मैंने जिस घर में आँख खोली वहाँ पे ऑलरेडी एक माहिर कानूनदान मौजूद था और उन्हीं की शफ़क़त में हमने अपनी उम्र गुजारी। पूरी उम्र स्कूलिंग जो की, उसके बाद हम कचहरी में ही आके हमारा टाइम गुजरता था। वालिद साहब कानूनदान थे तो उन्हीं को देख के शौक़ पैदा हुआ और वहीं से हमने जो है अपनी ज़िंदगी आगे स्टार्ट की। राव साहब, ये बताएं कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ से हुई, कहाँ आपकी बर्थ हुई, लिविंग किस तरह की थी, थोड़ा सा अपने बारे में हमें ज़रा बताएंगे नाज़रीन के लिए। हसन साहब, मेरा ताल्लुक़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से है और डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में भी एक गांव जिसका नाम है मौलापुर, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की। उसके बाद कॉलेज लाइफ जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट से, और उस वक्त हमारी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान हुआ करती थी, मुल्तान से की। मुल्तान ही यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ की स्टडीज़ हासिल की और वहीं से हमने जो है प्रैक्टिस का आगाज़ किया। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से है और 2003 तक मैं खानेवाल में ही रहा और 2003 से लेकर आज तक मेरा जो स्टेशन है वो इस्लामाबाद है। प्रैक्टिस इस्लामाबाद में स्टार्ट की, किस तरह की? नहीं सर, मेरा जो मैंने लॉ किया वो ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से किया। मेरा सेशन था 97 to 2001। मेरी एज ए लॉयर इनरोलमेंट जो हुई वो 2002 की है। मेरे वालिद साहब, जिस तरह मैंने पहले बताया, अल्हम्दुलिल्लाह एक माहिर कानूनदान थे और उनकी फील्ड जो है क्राइम्स के हवाले से थी। तो स्टार्ट मैंने जो लिया अपने वालिद साहब के साथ लिया, मगर चूँकि उनकी अचानक डेथ हुई जिसकी वजह से पूरा का पूरा शराजा बिखर गया और जो एक बहुत बड़ा सेटअप था हमारा, वो सारा का सारा एक लीडर के ना होने की वजह से वो सिलसिला डिस्कनेक्ट हो गया। मजबूरन दरमियान में कुछ गैप आया। चूँकि मैं उस वक्त स्टूडेंट था, मगर मैंने अपने वालिद साहब के चैम्बर को ही संभाला और वालिद साहब की क्योंकि उस वक्त क़यादत नहीं थी और मैंने लॉ किया ही किया था। और हमारा लीगल सिस्टम ये है कि हमारी एजुकेशन और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ ये ऑलमोस्ट डिफरेंट है। मुझे ये बताइए कि वालिद साहब का चैम्बर कहाँ पे था? वालिद साहब का चैम्बर कबीरवाला और मुल्तान, ये हमारे दो स्टेशंस थे। मगर जिस तरह मैंने पहले बताया कि चूँकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ वो दोनों की दोनों डिफरेंट है, तो और क़यादत ना होने की वजह से मुझे कबीरवाला का जो मेरा स्टेशन था उसे फिर मुझे यकीनन छोड़ना पड़ा और मुझे इस्लामाबाद ज्वाइन करना पड़ा। और 2003 से लेके और आज 2020 तक मेरी जो प्रैक्टिस है वो इस्लामाबाद से ही है। ये बताइए कि इस्लामाबाद में प्रैक्टिस स्टार्ट कहाँ से किया आपने? 2003 में जब माइग्रेशन करके हम लोग वहाँ से इस्लामाबाद आए तो सबसे पहले मैंने, चूँकि यूनिवर्सिटी गिलानी लॉ कॉलेज जो कि ज़करिया यूनिवर्सिटी का ही एक रेगुलर कैंपस है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जब टॉप किया तो चूँकि ये यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है ये यूसुफ़ गिलानी जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, उनके वालिद साहब वलैद हुसैन लॉ कॉलेज के नाम पे है। तो गिलानी साहब ने काफ़ी मशहूर कॉलेज, तो वलैद हुसैन कॉलेज में टॉप करने की वजह से जो गिलानी साहब है उन्होंने एक मुलाकात में ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि क्योंकि आपने मेरे वालिद साहब के लॉ कॉलेज से टॉप किया तो मैं नहीं चाहता कि आप भी कबीरवाला एक छोटे स्टेशन पर स्टे करें। यकीनन उनका एक अच्छा डिसीजन था, एक अच्छी चॉइस थी, उनकी मोहब्बत थी, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप लतीफ़ खोसा साहब को ज्वाइन करें। मतलब आपके लिए खुशकिस्मती थी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लतीफ़ खोसा साहब एक इंतहाई माहिर कानूनदान थे और हैं। मैंने यहाँ इस्लामाबाद जब आया तो मैंने उनका ऑफिस ज्वाइन किया, मगर चूँकि
मैं ख़ुद एक वकील का बेटा था, तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मेरा ये अपना साथी प्रोफेशन है और मुझे इंडिपेंडेंट बैठना चाहिए। तो 2003 के बाद कुछ ही अर्सा उनके साथ रहने के बाद मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया। सर ये बताइए कि आपने लॉ की प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो ये सिविल थी, क्रिमिनल थी या कॉर्पोरेट या फैमिली, किस किस्म की आपने? देखें, ये बेसिकली जब कोई भी वकील प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो प्रिंसिपली तो होना ये चाहिए कि आप शुरू से ही उसको टारगेट दें कि वो जिस फील्ड में चॉइस रखता है उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करें। मगर अनलकीली हम जिस बैकग्राउंड से थे या जिस स्टेशन से थे, हम चाहते हुए भी किसी एक फील्ड की चॉइस नहीं कर सकते थे। बेसिकली तो सिविल और क्रिमिनल ये दो ही मेन ब्रांचेस हैं, मगर जब इसकी सब डिवीजन में जाएं तो बेशुमार स्पेशल लॉज के तहत इसकी ब्रांचेस बनती जाती हैं। मगर एक तो स्टेशन हमारा इनिशियली लेवल पे छोटा था, दूसरा हमने डेफिनेटली सेट होना था। तो हमने जो हमसे मुराद पूरे हमारा जो चैम्बर था वो सिविल और क्रिमिनल इन दोनों साइड्स को डील करता था। सिविल में बाद में फैमिलीज भी आ जाते हैं और क्रिमिनल में और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो सिविल क्रिमिनल ये दोनों की ही हमारी एक्सपर्टीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जब इस्लामाबाद माइग्रेशन हुई तो चूँकि उस वक्त सेट होने के लिए भी एक सेटअप की ज़रूरत थी, तो लकीली आई वाज सिलेक्टेड एज अ लीगल ऑफिसर इन PTCL लीगल डिपार्टमेंट। तो वहाँ से कॉर्पोरेट जो प्रैक्टिस है उससे आगाही हुई और फिर इसी तरीके से PTCL के बाद मुख्तलिफ कंपनीज़ में मैं एज ए लीगल एडवाइज़र और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का हेड रहा और वहाँ पे काम करता रहा। तो सिविल क्रिमिनल के साथ साथ जिसकी मुझे तरबियत मेरे ही घर से मिली, तो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की तरबियत इस्लामाबाद से मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो लीगल डिपार्टमेंट में मैं रहा वहाँ से होती गई। अच्छा सर, ये बताइए कि जो सिविल और आपकी क्रिमिनल फील्ड है इनमें फ़र्क क्या है या इनकी मज़ीद भी कोई आगे ब्रांचेस हैं? मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि देखें, सिविल तो आपका जितने भी मैटर्स आगे प्रॉपर्टी रिलेटेड जिसमें क्राइम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो आपका लेन देन के मामलात हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स के मामलात हैं, आपके इवन के फैमिली के इश्यूज़ भी हैं। ये तमाम के तमाम जितने भी हैं ये हमारी सिविल प्रैक्टिस का एक पार्ट है। सम हो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस भी है, ये भी एक सिविल प्रैक्टिस ही का पार्ट है। मगर जहाँ पे क्राइम आ गया, बेशक वो सिविल मैटर के थ्रू क्राइम इंडक्ट हुआ उसके अंदर या शुरू से ही कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, तो वो तमाम की तमाम जो है वो आपके क्रिमिनल जो है उस प्रैक्टिस का पार्ट है। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं हमारे नाज़रीन के लिए, हमारी बहुत सी आबादी ऐसी जो पढ़ी लिखी नहीं है, गांव देहातों में रहती है, वो इस्तेमाल करते हैं दीवानी और फौजदारी मुकदमात। ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट सी चीज़ें लोगों को नहीं समझ आती। ये दीवानी और फौजदारी मुकदमात क्या होते हैं? असल में सिविल जो केसेस होते हैं ना उनको हम कहते हैं दीवानी मुकदमात। ये लोगों के लिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, आप इसको और जो क्रिमिनल है उनको हम कहते हैं फौजदारी मुकदमात। तो चूँकि आजकल नई नस्ल भी है जो उर्दू से नावाकिफ़ है, तो उन्हें इंग्लिश ज़्यादा जल्दी समझ में आती है बनिस्बत उर्दू के, तो इसलिए सिविल और क्रिमिनल, मगर अगर आप उर्दू में कहेंगे तो दीवानी और फौजदारी। अच्छा सर, ये बताएं जो आजकल हमारा अदल का निज़ाम है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? ये लोगों को इंसाफ दिलवाने में सफिशेंट हैं या इसमें मज़ीद तरामीम होने की ज़रूरत है? इनफैक्ट लॉज तो मुहज़्ज़ब ममालिक में भी आलमोस्ट सेम हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, मगर मेन इशू है प्रोसीजर का और इम्प्लीमेंटेशन का। अगर प्रोसीजर्स को शार्प कर दिया जाए और ज़िम्मेदार जितने भी हैं वो अपने फ़राइज़ प्रॉपर तरीके से अदा करें तो यकीनन ये निज़ाम बहुत बेहतर है। मगर चूँकि हमारा निज़ाम और फिर हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपने फ़राइज़ मुकम्मल तरीके से अंजाम नहीं देते या पूरे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं करते, जिसमें हमारी वकला बिरादरी भी शामिल है, तो जिसकी वजह से मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ। इसमें यकीनन तब्दीलियाँ होनी चाहिए, यकीनन इसके अंदर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और स्पेशली प्रोसीजर के अंदर और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। अच्छा सर, ये बताइए कि कहा जाता है कि कानून सिर्फ अमीरों के लिए है, ताकतवर लोगों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है।
गरीब आदमी इंसाफ के असूल के लिए क़यामत इंतजार करता रहता है। आप इस हकीकत से किस कदर मुत्तफिक हैं? देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी होना, मुशर्रफ को बगावत के मुकदमे में इतना बड़ा उनके खिलाफ फैसला आया, और भी बेशुमार ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो हमारी अदलिया ने फैसले दिए। अगर मैं इनको देखूं तो मैं ये कहूँगा कि इसमें इस मौक़िफ़ जो सेइंग्स है इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर हकीकत यही है कि यहाँ पे जो इंसाफ है वो अमीर के हाथ की लौंडी है, और गरीब आदमी इंसाफ के हसूल के लिए जितनी मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ता है, जिन जिन दरवाज़ों पे उसे जाना पड़ता है, वो अगर क्रिमिनल नहीं है, अगर वो एडिक्टेड क्रिमिनल नहीं है, या उसे तमाम प्रोसीजर मुकम्मल उसे मालूम नहीं है, तो एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है पुरसकून अंदाज में इंसाफ को हासिल कर ले। गो के सब कुछ कानून के अंदर मौजूद है, अगर पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा कानून है, अगर समझा जाए तो बहुत अच्छा लगता है, मगर जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है तो ये सेइंग बिल्कुल ठीक है कि एक गरीब आदमी जब भी कहता है वो यही कहता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के घर पहुँचेंगे, और इसमें हम सब बराबर के गुनहगार हैं।